प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री यानी क्लास 12 का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 8 मार्च को। केमिस्ट्री का आपके 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम, वो आपका अंतिम मौका चल रहा है आज। अब क्या है कि इस अंतिम मौके में आपको कौन कौन से प्रश्न कवर करने हैं। पिछले वीडियो हमने बनाया है, यदि आपने उसे न देखा हो तो उसे जाकर अवश्य देखिएगा। उनमें जितने भी प्रश्न बताएंगे वो सब के सब तैयार कीजिएगा। और जो ये हर साल आपके बोर्ड में एग्ज़ाम में आने वाले जो प्रश्न हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह होगा। इसमें जो भी प्रश्न उत्तर हम बताएंगे, केवल प्रश्न ही नहीं उसके साथ आंसर भी बता रहे हैं। पिछले कई वीडियो ऐसे बन चुके हैं जो कि इसमें हम आपको आंसर भी बताए हैं, तो इन बातों पे ज़रूर आप ध्यान दें। और फिर ये पहला प्रश्न जो है ये है कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। तो बिना ज़्यादा समय व्यस्त किए हम अपने चलते हैं अपने उत्तर पे। यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन के बारे में कह रहा है, इसका मतलब डेल्टा टीबी के बारे में कह रहा है। क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तो इसलिए यहाँ पे आप बी देख रहे हैं, यहाँ भी आप बी देख रहे हैं। अगर यही आपका हिमांक में अवनमन रहता तो यहाँ पे ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता, जहाँ पे एफ और एफ होता। तो आपको बता दें कि किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोल देने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। यानी बॉइलिंग पॉइंट जितना जिसका होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट जितना होता है उतना तो होता ही है। अगर उससे वृद्धि हो रही है, किसी पदार्थ को अवाष्पशील पदार्थ को घोल देने पर अगर उसमें क्वथनांक में वृद्धि हो रही है, यानी अब और भी टेम्परेचर की ज़रूरत है अधिक, तो उसी को बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। इसमें आपको जो है ये डेल्टा टीबी से व्यक्त करते हैं। इसे डेल्टा टीबी बराबर होता है 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्लू बाई कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्लू। जो आपका कैपिटल डब्लू होता है वो ग्राम में होता है। इसमें अब बात करें इनके प्रतीकों के बारे में कि इसमें ये क्या क्या हैं, तो डेल्टा टीबी का मतलब ये होता है कि क्वथनांक में उन्नयन, जो आपका डिफिनीशन है। केबी जो आपका दिया हुआ है वो केबी का मतलब कि मोलल उन्नयन स्थिरांक, और स्मॉल डब्लू का मतलब विलेय का भार, और स्मॉल जो कैपिटल एम है आपका, इसका मतलब विलेय का अणुभार, और फिर इसके बाद जो कैपिटल डब्लू है वो आपका विलायक का भार है। इस तरीके से आप ऐसे प्रश्न का उत्तर देंगे अगर ऐसे प्रश्न आए तो, और ऐसे प्रश्न तो लगभग पूछे ही जाते हैं। आगे अगला प्रश्न जो है आपका वो ये है कि हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। अभी मैंने बताया आपको, तो हिमांक में अवनमन देख रहे हैं आप कि यहाँ पे मैंने बताया कि एफ दिया है, तो यहीं पे उसमें बी है और कोई अंतर नहीं है, चाहे फार्मूला हो। अब डेफिनेशन में क्या कहेंगे कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर हिमांक में होने वाली कमी को, यानी क्वथनांक है तो वो बढ़ेगा तो वृद्धि होता है, और इसमें हिमांक में जो कमी है तो कमी को क्या कहते हैं, डेल्टा टी एफ बराबर, तो ये हो जाएगा आपका हिमांक में अवनमन। जो हिमांक में कमी होगी यानी फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जो है आपका जमने में वो, तो जो कमी होगी उसे क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन कहेंगे। और कमी हो रही थी, और अगर क्वथनांक में वृद्धि हो रही तो क्वथनांक में उन्नयन कहेंगे। उन्नयन का मतलब वृद्धि, अवनमन का मतलब कमी। इससे आप नाम से ही समझ सकते हैं। डेल्टा टी एफ बराबर होगा 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्लू बाई कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्लू, जो होगा आपका ग्राम में होगा। जो के एफ है वो आप देख लीजिए कि मोलल अवनमन स्थिरांक है। जो डेल्टा टी एफ होगा वो आपका हिमांक में अवनमन होगा, और जो कैपिटल एम होगा वो आपका विलेय का अणुभार, और जो आपका डब्लू होगा कैपिटल डब्लू विलायक का भार होगा, और 1000 तो इसमें है ही। अब आगे देखिए कि अगला प्रश्न यदि आपको पूछ दे एग्जाम में कि प्रतिलोम परासरण क्या है, तो प्रतिलोम परासरण क्या है, तो इसके बारे में आप समझिए कि यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है, यानी अगर ये एग्जाम में प्रश्न बने तो आप ये लिखेंगे कि यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है तो जो विलायक है उसके अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से
कम सांद्रता वाले विलयन की ओर संवाहित होने लगते हैं। यह प्रक्रिया परासरण के विपरीत होती है, इसलिए इसे प्रतिलोम परासरण कहते हैं। प्रतिलोम का मतलब विपरीत। अगला प्रश्न आपका मान लीजिए एग्जाम में पूछ दे, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे 2500 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर और एक वायुमंडलीय दाब पर। कितने ताप पर? 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर और एक वायुमंडलीय दाब पर, यानी दोनों कंडीशन रहेगी। इस पर किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोते हैं तो विलयन में उत्पन्न होने वाले विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये आप एग्जाम में लिखेंगे। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि आर्हेनियस समीकरण दीजिए या लिखिए और इसमें प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ बताइए, तो आप क्या लिखेंगे कि आर्हेनियस ने वेग स्थिरांक तथा परम ताप के बीच एक संबंध बताया, जिसके अनुसार ताप बढ़ाने से वेग में चरघातांकी रूप से वृद्धि होती है। यानी ये k बराबर हो जाएगा a इंटू ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी, जो आपका ये आपका ई ए बाई आर टी। इस तरीके से ये आपका k बराबर होगा, जिसमें आपका k है जो है वो आपका वेग स्थिरांक है, a है वे आवृत्ति गुणांक है, e है वो क्या है आपका कैपिटल ई ए जो है वो आपका सक्रियण ऊर्जा है, और जो आर है वह गैस नियतांक है या स्थिरांक है, और कैपिटल टी जो है वह परमताप है। यदि आपके एग्जाम में हेनरी का नियम पूछ दे और इसकी सीमाएं और अनुप्रयोग लिखने के लिए कहे, तो आप सीधे सीधे लिखेंगे कि हेनरी का नियम क्या होता है। कह रहा है कि हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, यानी गैस को किस में मिला रहे हैं? द्रव में। विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, यानी m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p होगी। और जब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लग गया kh, जो आपका हेनरी नियतांक या हेनरी स्थिरांक है kh। जो आपका m है वह है घुली हुई गैस की मात्रा, और p जो है वह गैस का दाब है। अगर आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछे तो इसमें देखिए सीमाएं भी पूछा हुआ है। तो सीमाएं इसकी क्या है? हेनरी का नियम कब तक काम करेगा, किसके लिए होता है? तनु विलयन पर लागू होता है, निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है, और उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते। इसके अलावा अन्य पर लागू नहीं होगा। इसका अनुप्रयोग मतलब इसका उपयोग कहाँ होता है? हेनरी के नियम का गोताखोर द्वारा इस नियम का यूज होता है शीतल पेय पदार्थ बनाने में, और फेफड़ों की क्रियाविधि जो होती है इसमें हेनरी नियतांक काम करता है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे राउट का नियम और इसकी सीमाएं, तो आप ये लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलयन मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, जिसमें P0 माइनस, इसे P0 भी कह सकते हैं, माइनस PS बाई P0 इक्वल टू स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये होता है आपका। अब आगे जो आपका P0 है माइनस PS बाई P0, ये क्या होता है? वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, और जो आपका n बाई आपका स्मॉल n प्लस कैपिटल N है वह है मूल प्रभाज। तो यही आप देख रहे हैं कि अवाष्पशील विलय मिलाने पर क्या होगा? विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसके बराबर होगा? विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। बस यही चीज़ है, आपका तैयार कर लीजिएगा। अब इसकी भी सीमाएं पूछा हुआ है, तो आप लिखेंगे कि यह तनु विलयन पर लागू होता है, जैसे कि हेनरी नियम भी आप जाने हैं कि तनु विलयन पर ही लागू होता है, और यह वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है, और यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। ये बातें हैं। आगे अगर आपके एग्जाम में पूछ दे राइमर टीमन अभिक्रिया या रीमर टीमन अभिक्रिया, तो आप क्या लिखेंगे? जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर कास्टिक सोडा
को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को रीमर टिमन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें आपने क्या देखा कि फिनॉल का मतलब ये हो गया, देख रहे हैं आप, फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 333 डिग्री सेल्सियस पर, ये देखिए डेल्टा का मतलब ये हीट किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। तो आपका क्या बना, ये आप देख रहे हैं कि ये आपका सैलिसिल एल्डिहाइड बना। तो सैलिसिल एल्डिहाइड जो बनता है तो इसी को बोलते हैं रीमर टिमन अभिक्रिया। और अतिरिक्त तत्वों के तौर पे आपका NaCl और H2O भी बनता है। अगर आपके एग्जाम में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पूछ दे तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर टॉलुइन बनता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसमें एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में यानी AlCl3 की उपस्थिति में क्या किया जा रहा है, ये आपका बेंजीन की अभिक्रिया किससे आपके देख रहे हैं, मेथिल क्लोराइड से कराया जा रहा है CH3Cl से। तो आपका क्या बन रहा है, टॉलुइन बन रहा है। और इसी टॉलुइन के बनने को क्या कहते हैं, अगर ये दोनों आपस में क्रिया करके टॉलुइन बना रहे हैं तो इसी अभिक्रिया को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। आगे अगर आपको पूछ दे एग्जाम में कि सैट-जेफ नियम पर टिप्पणी लिखिए, तो सैट-जेफ नियम पर आप टिप्पणी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो सैट-जेफ नियम के अनुसार जब कोई हैलो एल्केन दो विभिन्न रीतियों से विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा दो अलग अलग एल्कीलों का निर्माण करने में सक्षम है तो सबसे अधिक विस्थापित एल्कीन जो होगा, सबसे अधिक विस्थापित एल्कीन जो होगा एल्कीन की मुख्य उत्पाद होगा। और अर्थात जिस एल्कीन में द्विआबंधित कार्बन परमाणु से जुड़े एल्किल परमाणु समूहों की संख्या अधिक होगी वह एल्किल मुख्य उत्पाद होता है। अगला अगर आपके एग्जाम में पूछ दे विशिष्ट चालकता से क्या समझते हैं, तो विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं, ये आप क्या लिखेंगे, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे विशिष्ट चालकता को K से प्रदर्शित करते हैं, K बराबर 1/ρ, यानी यही क्या है आपका विशिष्ट प्रतिरोध है ये रो, और K जो है वह विशिष्ट चालकता है जिसे K का मतलब कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आप अपने एग्जाम में लिखेंगे। अगर आपके एग्जाम में वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं ये पूछ दे तो इसके प्रमुख लक्षण और दो प्रमुख उपयोग पूछ दे तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा लिखेंगे कि विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी हमें मिलेगी उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक ना, ये कहेंगे। आगे अगर ये इसका लक्षण भी कह रहा है तो लक्षण का मतलब कि प्रमुख लक्षण में पहला लक्षण ये है कि श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अपचयन क्षमता घटती है, जबकि नीचे से ऊपर अगर जाए तो अपचयन क्षमता बढ़ती है। अगला, हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जबकि नीचे वाले तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। अगर आपको जैसे इसमें लक्षण और बताना हो तो लिखेंगे कि श्रेणी के ऊपर वाला जो तत्व होगा नीचे वाले तत्व को उनके विलयन से अलग कर देता है, और हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व जल या भाप से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसका उपयोग भी पूछा है तो इसके उपयोग में आप ये लिखेंगे, किसी गैस के मानक विद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में धातु की क्रियाशीलता की तुलना करने में इन दो चीज जगहों पर इसका यूज होता है। अब अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि कोलोराउस का नियम क्या होता है, इसे समझाइए और इसके अनुप्रयोग लिखिए उदाहरण सहित, तो आप क्या लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों और ऋणायनों
की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। आप देख रहे हैं कि HCl है तो इसके धनायन और ऋणायन के मोलर चालकताओं के योगफल के ये क्या है, बराबर है। और यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट्य सूत्रों में उपस्थित संगत आयनों में उपस्थित संख्या से गुणा किया जाए तो क्या होता है, बराबर होता है। कोलराउस का नियम पूछा हुआ है कि इसके अनुप्रयोग क्या होगा, तो नियम तो हमने बता दिया, आप वो लिखेंगे। इसका अनुप्रयोग ये होगा, पहला कि कहाँ उपयोग किया जाता है, कोलराउस का नियम का यूज कहाँ होता है, तो अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने में, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा ठीक गणना करने में इसका यूज होता है। आगे है नर्स समीकरण के इलेक्ट्रोड विभव का समीकरण लिखिए और उसमें दिए गए संकेतों का स्पष्ट कीजिए। ये अगर पूछे तो आप इसका फार्मूला लिखेंगे, तो E बराबर E0 का मतलब E0 सेल भी लिख सकते हैं वहाँ पर, माइनस 2.303 RT बाई NF और लॉग 1/mn के प्लस चार्ज। तो ये जो होता है कैपिटल E जो है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है, तो और E0 जो है या E0 सेल जो है वो आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव है। कैपिटल R जो है वो आपका गैस नियतांक है, कैपिटल T जो है वह आपका परम ताप है, और जो आपका N है, स्मॉल n जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और ये जो आपका Mn प्लस है ये आपका धातु की आयनों की संख्या है। जो कैपिटल F है वो आपका फैराडे नियतांक है। तो इस तरीके से ये प्रतीक जो है वो उसको बता दिया गया। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे विद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा समझाइए, तो विद्युत लेपन द्वारा क्या होता है कि विद्युत लेपन द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। किसके द्वारा, विद्युत अपघट्य द्वारा। और उदाहरण पूछ रहा है तो आप लिखेंगे कॉपर धातु पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाना ही क्या है, विद्युत लेपन है। अन्य भी हो सकता है। आगे अगर आपको पूछ दे परासरण क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का क्या महत्व होता है, तो परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है वह शुद्ध विलायक के छोटे आकार के कणों को बाहर निकालने देती है, जबकि विलेय के अशुद्ध बड़े आकार के कणों को बाहर नहीं निकलने देती है। ये बात होती है। तो इस तरीके से इन सभी प्रश्नों पे आप जरूर गौर कीजिएगा, तैयार कीजिएगा, आपका एग्जाम अच्छे से हो। और जितने भी पहले हमने प्रश्न बताए हैं या प्रश्न उत्तर जो कुछ भी समझाए हैं हर सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ, वो आप ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। न्यूमेरिकल भी है, सब कुछ है, उसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा जितना बताया गया है। धन्यवाद।